बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी में रिवीजन के चैप्टर्स हमारे जितने हो चुके हैं उनको आप करते रहिए। उनके सवालों को भी आपको रेगुलर करते रहना है। सवालों में जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस ये सब हम कर चुके हैं रिवीजन में। बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट का भी आपको बता दिया गया था। जो हम सवाल रेगुलर रिवीजन में भी करते जा रहे हैं उन्हें आप रेगुलर करते रहिए, तभी आपकी स्टडी रेगुलर हो पाएगी। आज हम देख रहे हैं डेप्रिसिएशन चैप्टर का रिवीजन। चैप्टर 11 डेप्रिसिएशन में स्पाइसर एंड पैगलर की जो डेफिनेशन दी हुई है, इस डेफिनेशन को आप बहुत अच्छे से लर्न कीजिए। डेप्रिसिएशन में बी डिफाइंड एज द मेजर ऑफ द एक्सक्यूजन of the effective life of an assets due to any cause during a given period। जो भी एक समय दिया जाता है उस समय में जितने भी हमारे असेट्स है उनका जब डेप्रिसिएशन लग के मतलब उसके मूल्य में जब कुछ कमी आती है, उसे हम कुछ समय बाद जब मापेंगे, उसका जब हम मेजरमेंट करेंगे तो उसकी जो फुल लाइफ हमने उसका यूज़ किया है और उस पूरी लाइफ में जब उसका डेप्रिसिएशन या उसके मूल्य में जो कमी आई है वो उसका डेप्रिसिएशन कहलाता है। टर्मिनोलॉजी के जितने भी वर्ड्स हैं ये सब आपको अच्छे से पढ़ करके और इनके कंसेप्ट को समझना है। इसके बाद कंसेप्ट ऑफ डेप्रिसिएशन में इसको पैराग्राफ को पूरा पढ़ करके डेप्रिसिएशन को समझेंगे कि डेप्रिसिएशन क्या होता है। इसकी 4 लाइन्स के माध्यम से आपको नोट्स में बना करके और मुझे उसकी फोटो सेंड करनी है। डेफिनेशन ऑफ डेप्रिसिएशन में J.R. बॉटलीबॉय और विलियम पिकल्स दोनों ही डेफिनेशन को आप अच्छे से याद कीजिए। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इसमें कॉजेज ऑफ डेप्रिसिएशन। इसमें इंटरनल कॉजेज एंड एक्सटर्नल कॉजेज दोनों को मिलाकर के टोटल 6 पॉइंट है। इन 6 पॉइंट को आपको बहुत अच्छे से करना है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेप्रिसिएशन इसके 5 पॉइंट कीजिए। इसके बाद जो नीड एंड ऑब्जेक्टिव्स और इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन इसके भी 5 पॉइंट आपको करना है। इसके बाद जो हमने इसके एग्जाम्पल्स देखे हैं उन सभी एग्जाम्पल्स को आपको बहुत अच्छे से करना है। इसमें फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड के जितने मीनिंग और कैरेक्टरिस्टिक्स आपको बताए गए हैं वो भी करना है। इसके फिर फॉर्मूलेज हैं जिसके थ्रू हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं। उसमें डेप्रिसिएशन ऑफ ईच ईयर ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ असेट्स अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ असेट्स। इसी को जब परसेंटेज में हम कैलकुलेट करेंगे तो इसका परसेंटेज ऑफ डेप्रिसिएशन ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ असेट्स इनटू और अपॉन 100। इस प्रकार से हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करके और फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड के द्वारा इस प्रकार से हम सवाल करते हैं। इसमें मैंने आपको फर्स्ट जो एग्जाम्पल नंबर 3 बताया था, इसको आपको बहुत अच्छे से करके और इसे समझना है। इसमें 10% से डेप्रिसिएशन निकाल करके और मशीनरी अकाउंट प्रिपेयर करना था। ये सवाल मैं आपको बहुत अच्छे से करवा चुकी हूँ और इसके अगर आप प्रीवियस वीडियो देखना चाहें तो उसे देख करके आप इसे समझ सकते हैं। इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 4, इसमें भी आपको बहुत सारे मशीनें दी हैं, उनके एक्सपेंसेस दिए हैं, रेसिडुअल वैल्यू और एस्टिमेटेड लाइफ दी है। इन सब के आधार पे इनके डेप्रिसिएशन को निकाल करके और फिर मशीनरी अकाउंट प्रिपेयर करना होता है। इसी प्रकार जो डिफरेंट डेट्स दी होती है परचेज करने की, उसमें जितनी डेट दी हुई हो उस डेट के आधार पर ही हमें उसका कैलकुलेशन करना होता है। डेप्रिसिएशन उतने ही समय का निकाला जाता है जितने समय हमने उसका यूज़ किया है। इस एग्जाम्पल को भी आपको बहुत अच्छे से समझाया हुआ है। आप इसे और अच्छे से समझ करके और इसी में के सवालों को पीछे करके और अपनी प्रैक्टिस को पूरा कीजिए। इसके बाद जब हम एडिशन करते हैं या लॉस ऑन सेल होती है, जब हम वर्ष के मध्य में किसी नई संपत्ति को लेकर आते हैं और यदि कोई संपत्ति को बेचते भी हैं तो उस पर जो हानि होती है उसका भी लेखा किया जाता है। जो उसका लेखा किया जाता है वह यह ध्यान रखकर करना चाहिए कि हमने कितने समय मशीनरी का यूज़ किया है और जो प्रॉफिट या लॉस होता है उसे P&L में ट्रांसफ़र किया जाता है। इस एग्जाम्पल को भी मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया हुआ है। आप इन सवालों को एक बार और बहुत अच्छे से देखिए और इनकी प्रैक्टिस कीजिए।
इसके बाद जो डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड है, इन डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड में प्रति वर्ष हम डेप्रिसिएशन के अमाउंट को माइनस करते हैं, जिससे कि असेट्स की वैल्यू भी कम होती जाती है और डेप्रिसिएशन की अमाउंट भी कम होती जाएगी। इसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसका थ्योरी का बनता है, उसमें फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड एंड डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड में डिफरेंस के 5 पॉइंट आपको बहुत अच्छे से करना है। पर एनम क्लॉज दिया होने पर किस प्रकार से हम इसमें सवालों को देखेंगे। इसमें पर एनम वर्ड का सिर्फ इतना यूज आपको देखना है कि यदि पर एनम वर्ड दिया है परसेंटेज के साथ में, मतलब प्रतिवर्ष शब्द है, तो हमको जब जो भी संपत्ति हमने खरीदी है उसे जिस तारीख को हमने खरीदा है उतने ही समय का हमें उसका डेप्रिसिएशन लगाना है। मतलब जितने समय हम उसका यूज करेंगे उतने ही समय का डेप्रिसिएशन हम कैलकुलेट करेंगे। और यदि पर एनम वर्ड नहीं दिया हो तो हमें खरीदते समय पूरे वर्ष का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है और बेचते समय कुछ भी डेप्रिसिएशन उस पर नहीं लगाया जाएगा। इस बात को आप विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। और इसी का ये एग्जाम्पल भी आपको बताया गया है। इसमें 2 लाख के मतलब 2 लाख की मशीनरीज है, उसमें 20,000 का एक बॉयलर भी है। इस बॉयलर को एक बी मशीन मान करके या बी पार्ट मान करके स्टार्टिंग से ही इसका कैलकुलेशन हमें अलग करना है। और इसमें हम 2 यूनिट दिखाएंगे, एक 1,80,000 की ए मशीन और बी जो बॉयलर है वो 20,000 का। इस प्रकार से हम स्टार्टिंग से ही दोनों ही मशीनों का डेप्रिसिएशन भी अलग निकालेंगे और बैलेंस भी अलग अलग कैलकुलेट करेंगे। इस प्रकार से जब आप 5th ईयर में यहाँ पर इस मशीन को सेल आउट करते हैं, जब हम इसे बेचेंगे तो 4,000 रुपये में उसे बेचा है। इसे हमें कैश मिला, इसलिए बाय बैंक के थ्रू हम इसकी एंट्री क्रेडिट साइड में कर देंगे और बची हुई अमाउंट जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस में सेंड करेंगे। मतलब प्रॉफिट एंड लॉस में हम ट्रांसफर कर देते हैं। जो हमने इसका डेप्रिसिएशन निकाला है वो यहाँ पे शॉर्ट में वर्किंग नोट के रूप में दिया गया है। मतलब पहले वर्ष हमारा 2,000 का डेप्रिसिएशन लगा था, सेकेंड ईयर 1,800 का लगा था, थर्ड ईयर 1,620 का था और 4th ईयर में 1,458 रुपये का डेप्रिसिएशन इस पे 20,000 पे लगा था। तो टोटल ये सब डेप्रिसिएशन मिला करके जो डेप्रिसिएशन की अमाउंट होती है 6,878 रुपये। ये जो बॉयलर की कीमत है 20,000 रुपये, उसमें से माइनस किया जाएगा तो मतलब 5th ईयर में 13,122 रुपये का ये बॉयलर की कीमत अब बची है। इसे 4,000 में बेचा गया, 4,000 हमें रिसीव्ड हो गए, तो बची हुई अमाउंट हमारा लॉस होगी, जो कि लॉस ऑन सेल 9,122 रुपीज़ लिखी जाएगी। इसे हम क्रेडिट साइड में शो करते हैं। इस प्रकार से 4,000 और 9,122 दोनों मिलाकर 13,122 रुपये का ये बॉयलर 5th ईयर में बचा था, जिसे कि अब बेच दिया गया है। अब जो बची हुई ए मशीन है हमारे पास या ए पार्ट है टोटल का, तो उसका डेप्रिसिएशन फिर से लगाया जाएगा 11,810 रुपये और फिर उसका भी बैलेंस निकाला जाएगा। तो इस प्रकार से 1,06,288 रुपये ए का बैलेंस निकला। इस बैलेंस को हम नेक्स्ट 6th ईयर में ट्रांसफ़र करके और पूरे सवाल को फिर बंद कर देते हैं। ये हमने 6th ईयर का इसलिए ट्रांसफ़र किया है कि नेक्स्ट ईयर में जब 6th ईयर में हम इसकी वैल्यूएशन देखेंगे तो 1,06,288 रुपये रहेगी और जो बॉयलर था 20,000 का वो हम सेल आउट कर चुके हैं। इस प्रकार से प्रतिवर्ष यदि आप इन सवालों में डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते जाएंगे तो अलग से वर्किंग नोट दिखाने की आवश्यकता नहीं है। यहीं पे हमें उसकी वैल्यू बी मतलब बॉयलर की कीमत यहीं पे हमें मिल जाएगी और यहीं से हम इसका कैलकुलेशन करके और प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये जिस प्रकार का सवाल मैंने आपको बताया उसी प्रकार के मैं सब सवालों को आपको बता चुकी हूँ। तो आप इसकी वीडियोस देख लीजिए और आप रिवीजन करते रहिए। ये हमारा चैप्टर 9 का चैप्टर जो डेप्रिसिएशन है इसका रिवीजन हो चुका है। अब आप अपने इसके बचे हुए सभी सवालों को कंप्लीट कीजिए और यदि डाउट होता है तो
डाउट होता है, यदि आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे कॉल कीजिए या फिर मैसेज दे करके भी अपने डाउट क्लियर करवा सकते हैं।